था, ये भी इसके आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। पढ़िए तो क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा देखिए, आज का जो क्लास है ना थोड़ा सा फास्ट क्लास होगा, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस ज्यादा है इसलिए हम क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्लास हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना लेने का प्रयास करेंगे आप लोग का, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अच्छा, x का मान में 12.5%, y के मान में 11:1/9% एंड z के मान में 10%, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि डिक्रीज 12.5 का मतलब 12.5 का मतलब होता है 1/8। x का मान जो है 12.5 मान 1/8, डिक्रीज का मतलब माइनस। उसके बाद देखिए y का जो मान है यहाँ पर, y के बारे में क्या बोल रहा है बाबू, y के मान में इतना परसेंट 11:1/9% इंक्रीज, यहाँ पे होना चाहिए था इंक्रीज, यानी 1/9 इंक्रीज का मतलब ये प्लस है, ठीक है ना। और जेड का जो मान है, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि जेड का मान 10%, हाँ 10% इंक्रीज करता है। 1 मिनट गड़बड़ हो गया। एक्स इंक्रीजेज बाय 12.5%, एक्स जो है ना एक्स इंक्रीजेज, यहाँ पे बोला इंक्रीजेज बाय 12.5%, तो यहाँ पे प्लस है। उसके बाद से ना y के बारे में बोला है कि डिक्रीजेज बाय 11:1/9%, तो यहाँ पे आपका क्या चीज है, माइनस है, ठीक है ना। और उसके बाद से ना यहाँ पे इंक्रीजेज बाय 10% रेस्पेक्टिवली, इंक्रीजेज बाय 10% रेस्पेक्टिवली यानी 1/10, ठीक है ना। इंक्रीजेज का मतलब होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब y क्यूब एंड z के मान में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ x का मान बताइए, x का मान 8 से अगर 12.5% बढ़ेगा इसका मतलब 1/8 बढ़ेगा, 1/8 बढ़ेगा इसका मतलब 8 पर 1 बढ़ेगा, और अगर 8 पर 1 बढ़ेगा तो 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है x है कि x क्यूब है, तो x क्यूब है तो x क्यूब का मतलब हो जाएगा 8 क्यूब से कितना हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद से y क्यूब की बात हो रही है, तो y का वैल्यू देखिए सबसे पहले 1/9 के दर से घटेगा, 9 पर 1 घटेगा, इसका मतलब 9 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9:8 हो गया। यहाँ पे y है कि y क्यूब है, तो y क्यूब है तो यहाँ पे 9 क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से आपका जेड है, ठीक है ना। जेड का मान बोल रहा है कि 1/10 से बढ़ेगा, यानी 10 पर 1 बढ़ेगा तो से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अगर हम बात करें ये पूरा 'का बात करें तो x क्यूब y क्यूब और z x
क्यूब वाई क्यूब और जेड मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इधर रेशियो है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर मिलेगा 8 क्यूब, इधर भी मिलेगा 8 क्यूब, तो 8 क्यूब यहाँ कटाइए, उसे बेहतर है कि यहीं पे कटा दीजिए। यहाँ पे 9 क्यूब मिलेगा, इधर भी 9 क्यूब मिलेगा, तो यहाँ बेहतर है कटा दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो मान है इस जो इस अभी चाय ले सतीश काकू कर लो की एक्सप्रेशन का, ठीक है ना, इस जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ये 10 से कितना हो गया 11, तो बताइए ये वाला वैल्यू 10 से विधि माने प्लस है और कितना पर है 10 पर, और 1/10 का मतलब मेरा आंसर कितना परसेंट हो जाएगा। हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंटिन्यू आगे करें। चलिए नेक्स्ट, और इसको देखते हैं कितने लोग आप में से बना पाते हैं, ठीक है ना। पूजा कुमारी 10%, दीपक कुमार सी, जूही रानी यस सर वेरी गुड, सबा अहमद वेरी गुड, सबा अहमद आंसर दे चुके हैं इसका, ठीक है ना। सबा अहमद, दीपक यादव सी, इसका आंसर दीजिए सभी लोग, आंसर इसका दीजिए जल्दी। दो वस्तु के द्रव्यमान में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। जैसे मान लो बाबू ये दो ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ टू आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 10% एंड 20%। जैसे ये फर्स्ट आर्टिकल है और ये आपका सेकंड आर्टिकल है, तो इसके मास के बारे में बोल रहा है कि 10% इंक्रीज किया, इसका मतलब 1/10 इंक्रीज किया, और इसमें बोल रहा है कि 20% इंक्रीज किया, इसका मतलब है कि 2/10 इंक्रीज किया, या यूं कहिए कि 1/5 इंक्रीज किया, ठीक है ना। या तो 2/10 कहिए या 1/5 इंक्रीज किया, ठीक है ना। इंक्रीज का मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या चीज है प्लस है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजेड बाय 9.09%। द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना 9.09% की दर से डिक्रीज कर गई। अच्छा इतना डिक्रीज का मतलब होता है 9:1/11% का डिक्रीज करना, इतना का मतलब होता है 1/11 का डिक्रीज करना, ठीक है ना। 1/11 का डिक्रीज करना। उसके बाद देन बाय व्हाट परसेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बी चेंज्ड। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप जानते हैं कि दो मास अगर रखा हुआ है, अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही फॉर्मूला ड्राइविंग फोर्स होगा, यही फॉर्मूला बताएगा कि आपको कैसे यूज करना है, ठीक है ना, कैसे जो था क्या करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2, अच्छा डिवाइड बाई यहाँ पर क्या चीज लिखा हुआ है R², ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई क्या चीज R²। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसको हटा देना है। क्यों हटाना है हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों हटाना है ये बाद में बता, कांस्टेंट को क्यों हटाना है ये हम बाद में बताते हैं, ठीक है ना। पहले ये समझिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के मान में, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी प्रकार का चेंज
के लिए m1 m2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और आर स्क्वायर को क्या करना है, नीचे करना है। एक बात समझिए अब आप लोग, तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 बोल रहा है कि 10 पर 1, तो शुरू में 10 है, बाद में 11 हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस r की बात की जाए, r का जरूरत है यहाँ पे, तो r की बात की जाए तो 11 पर 1 डिक्रीज कर रहा है क्या, हाँ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज का मतलब 11 से 10 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से, यहाँ पर जो 11 है ना, 11 से कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, 11 से 10 हो जाएगा। एक बात समझिए, अच्छा यहाँ पे r फॉर्मूला में r है कि r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, तो यहाँ पे 11 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का, इस ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आना है, तो यहाँ पर आना है g m1 m2 अब क्या चीज r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाइए, शुरू में m1 का वैल्यू 10 गुणे 5, r स्क्वायर का वैल्यू m1 m2 हो गया, r स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 11 स्क्वायर है रेशियो। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पर 11, m1 का वैल्यू 11, m2 का वैल्यू कितना 6 और डिवाइड बाय कितना r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 10 स्क्वायर है। अच्छा एक g यहाँ भी आएगा और g यहाँ भी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर रेशियो होता है। अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर रेशियो होता है तो बाबू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g को यहाँ कैंसिल कराइए, या इस चीज को माइंड में याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट आता है ना, तो उसको यहीं पे कैंसिल करा देना है। कहां पे कैंसिल करा देना है, यहीं पे कैंसिल करा देना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए, 10 5 50 बटा 121 रेशियो, यहाँ पे देखिए तो 11 इन 66 डिवाइड बाई 100। अच्छा ऐसा करते हैं, इस 100 को ऐसे, आप जानते हैं कि रेशियो अगर है तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 121 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000 रेशियो 121 मल्टीप्लाई होगा, तो कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 66 में 121 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 2 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, सही रहेगा। 121 में 66 कर दीजिए, 6 6 दूना 12 का 2 6 कम 6 7, ये 6 से कर दीजिएगा तो आ जाएगा सेम 6 2 7, जोड़ दीजिए तो 6 8 या 6 8 9 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 9 8 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक बात समझिए आप लोग, समझिए तो यहाँ पर, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, शुरू में अगर इतना न्यूटन है, शुरू में अगर इतना न्यूटन है तो बाद में इतना न्यूटन हो गया, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टार्टिंग में इतना न्यूटन है तो बाद में इतना न्यूटन हो गया। अच्छा आप बताइए इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, तो आप आंसर होगा इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया, तो 6 8 9 और 7 में से 5 का कितना, तो इतना इंक्रीज किया। अच्छा इतना इंक्रीज किया कितना पर भाई, तो 5000 पर, इंटू कितना, इंटू कितना जी 100 हो जाएगा, तो 00, ठीक है ना। अब 50 से भाग देने का मतलब होता है, 50 से भाग देने का मतलब है ऐसे कर दीजिए, देखिए ना, इसको दुगुना कर दीजिए, इसको दुगुना करिए तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 1 17, 9 दूना 18 1 19, 2 दूना 4 1 5, इतना। अब बटा ऊपर दुगुना, तो नीचे 50 का दुगुना कितना जी 100, और ये 100 की वजह से दशमलव दुगुना कितना जी 100, और ये 100 की वजह से दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा 59.72%। तो मेरा आंसर हो जाएगा 59.72%। एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, एक बार ऑप्शन देख लीजिए तो 59.75 नहीं है, ये गलत हो गया है। मेरा आंसर
आंसर होना चाहिए 59.72%, तो ये होगा, तो मेरा सी आंसर है, ठीक है ना, 59.72%। चलिए समझ में आ गया सब लोगों को? पूजा कुमारी इस क्वेश्चन को एक बार और देखना है सभी लोगों को। चलिए देखिए इधर, हाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन 59.72 आंसर है, हमको याद है, ठीक है ना। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग करने वाला गलती किया होगा। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक बात को समझिएगा, दो वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी गई, तो तुरंत आपको यहां पे लिखना चाहिए था द्रव्यमान का मतलब m1 और क्या चीज m2। 10% वृद्धि का मतलब 1/10 की वृद्धि, और इसका मतलब 1/5 की वृद्धि। तो तुरंत आप लिखेंगे 10 से कितना 11, आप 5 से क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा। उसके बाद से यार दोनों के बीच लड़ाई नहीं, मतलब क्या हो गया बताइए, 1/11, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 11 से कितना, स्क्वायर से 12 स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है, Gm1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के हिसाब से, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन मेरा बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। अब m1 m2 को कीजिएगा मल्टीप्लाई, m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50, अच्छा r स्क्वायर लेना है तो 11 का स्क्वायर लेंगे 121, ठीक है ना, रेशियो। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 66 डिवाइड बाई 1, 12 स्क्वायर नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ डिक्रीज लिखा है, तो डिक्रीज लिखा है तो ये 10 हो जाएगा, 11 से 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से बस आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता आपका 5000, और उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करते तो जो आया हुआ था, ठीक है ना, वो आ जाता, ठीक है ना, 7 कुछ आया, तो कहते आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बना लिए, ये मेरा बनाइए, तो देखिए कितने लोग बना पा रहे हैं इसको, कमेंट करिए, बनाइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए, बनाइए, बताइए जल्दी से। हाँ, इतना यानी x का वैल्यू जो होता है 1/6 इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू x का वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ y इंक्रीज बाय 20%, तो y का वैल्यू जो होता है इंक्रीज करा, ठीक है ना। उसके बाद लिख रहा है वैल्यू ऑफ z डिक्रीज बाय इतना, अच्छा डिक्रीज लिख रहा है, तो डिक्रीज का मतलब आपकी बार जो है ना, अच्छा यहाँ x क्यूब y, ये है x क्यूब y, तो x का वैल्यू कितना हुआ 7, y का वैल्यू देखिए तो 5 से कितना हुआ 6, और z का वैल्यू कितना हुआ 7 पे 1 डिक्रीज किया, तो अच्छा x क्यूब लेना है तो क्यूब, उसके बाद से y लेना है तो y चाहिए अपने पास, z लेना है तो z का वैल्यू z क्यूब, तो क्यूब हो गया, यहाँ रेशियो यहाँ रेशियो यहाँ रेशियो। उसके बाद देखिए यहाँ मल्टीप्लाई x क्यूब y z क्यूब को मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई करिएगा अगर आप लोग तो ध्यान दीजिए, इधर आएगा 6 क्यूब, इधर भी आएगा 6 क्यूब, तो 6 क्यूब
6 क्यूब अगर आएगा तो ये कैंसिल हो गया बाबू, इधर आएगा 7 क्यूब, इधर आएगा 7 क्यूब, तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे 5 रहा और यहाँ पे कितना रहा 6 रहा। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, तो एक बात बताइए, एक का इंक्रीज कितना पर 5 पर, 1/5 का मतलब कितना परसेंट हुआ 20%, और ये 20% का मेरा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, इसका आंसर निकालिए, ठीक है ना, इसका आंसर निकालिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, जल्दी से निकालिए। तो इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 12% और 15% की वृद्धि होती है, मशीन के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? अच्छा ये बताइए, 12% और 15%। अच्छा ये जो 12% है इंक्रीज और ये जो 15% का जो इंक्रीज है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है? सिंपल डेटा है। अच्छा ये क्या है? सिंपल डेटा है, ठीक है ना। अच्छा सिंपल डेटा के लिए एक बात समझिए, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला हम यहाँ पे बताना जा रहे हैं, हम आप लोग को एक बताए थे इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फार्मूला बताए थे, डिस्काउंट का फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा कि x प्लस वाई, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना, ये फार्मूला बताया था इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। और यहाँ पे हम बता रहे हैं परसेंटेज इफेक्ट का, परसेंटेज इफेक्ट का एक फार्मूला बता रहे हैं। इस फार्मूला को देखिएगा, यहाँ पर x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई बाई 100 है, एक्स वाई, एक्स का मान पॉजिटिव लेंगे इंक्रीज के केस में, पॉजिटिव लेंगे इंक्रीज के केस में, निगेटिव लेंगे डिक्रीज के केस में, डिक्रीज के केस में निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे परसेंटेज इफेक्ट है आपका, ठीक है ना, यानी ये वाला है, ठीक है ना, परसेंटेज इफेक्ट x प्लस वाई, यहाँ पर आपका है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और 100 है, ठीक है ना, ये इंक्रीज का केस है और ये आपका डिक्रीज का केस है, सही फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अच्छा दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर माइनस है, डिस्काउंट में यहाँ माइनस है, इफेक्ट में यहाँ पर इफेक्ट में क्या है? प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पर इफेक्ट में क्या है? प्लस है। अच्छा इस दोनों फार्मूला का यूज कब करेंगे? इस फार्मूला का यूज करेंगे जब डेटा क्या हो? डेटा सिंपल डेटा हो, ठीक है ना, जब सिंपल डेटा होगा तो हम इसका यूज करेंगे। सिंपल डेटा के केस में इसका यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ तो यहाँ मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना जी? 100। x का वैल्यू देखिए ना कितना है? 12 प्लस इसका वैल्यू कितना है? 15, तो 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणे 15, अच्छा बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। ये दोनों जोड़िएगा तो 27, आइए 12 गुणे 15 100, होता है। 180 का मतलब यहाँ पे तो 28.8% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये आंसर, ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा बनाने के लिए। सेकंड तरीका समझिए, देखिए माना कि सामान का मूल्य स्टार्टिंग में 100 रुपया, इनिशियल जो है प्राइस 100 रुपीज है, मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः
तो 12% यहाँ पे बढ़ जाएगा, 12% की वृद्धि, तो यानी 112 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 112 हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान दीजिए फिर से 15% की वृद्धि, तो यहाँ पे 15% बढ़ाना है, तो 112 का 15 निकाल लीजिए, 112 का 15 बटा 100 कर दीजिएगा, 15 दूना 30 का 0, 15 कम 15, 15 3 18, 15 कम 15, अब 15 कितना हो गया 16, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया, 15 दूना 30 का 0 3, 15 कम 15, 15 3 18 का 8 1, 15 कम 15, 15 1 16 हो गया, ठीक है ना, तो 1680 यहाँ पे लग जाएगा, यानी इतना का इंक्रीज हो जाएगा, यानी किसका वैल्यू हो जाएगा 16.80 का इंक्रीज, तो जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अच्छा 6 2 कितना 8 और 11 कितना जी 12, यानी इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये स्टार्टिंग में 100 था फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में वैल्यू बढ़कर 112 हो गया, उसके बाद से 15% फिर बढ़ा, यानी कि 15% का मतलब 16.80 बढ़ा, तो यानी 128.80 हो गया, यानी स्टार्टिंग में 100 अब बाद में 128 इतना हो गया, तो कितना का इंक्रीज हुआ 28.80 का इंक्रीज हुआ, 28.100 से इतना होने का मतलब 28.80 का इंक्रीज हुआ। अच्छा ये वाला इंक्रीज कितना पर 100 पर, तो 100 पर जो भी हिसाब किताब होता है उसको परसेंट कहते हैं, तो 28.80% मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, बेहतर है कि फार्मूला से बनाएं। अच्छा ध्यान दीजिए, अब देखिए एक बात को समझिए सभी लोग, क्योंकि ये वाला डेटा जो है ना, ये वाला 12% और 15% इजी डेटा है, तो जब कभी भी इजी डेटा होगा तो इजी डेटा होगा तो बेहतर क्या होगा, इजी डेटा के केस में बेटर होगा कि आप फॉर्मूला से बनाए, ठीक है ना, फॉर्मूला से बनाए, आप x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई आप बटा कितना 100, ये वाला फॉर्मूला का आप यूज करें और इस वाले फॉर्मूला से आप सॉल्व करें, ठीक है ना, इजी डाटा बेटर होगा, फॉर्मूला से बनाए, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए कि आपको मन हो गया कि नहीं हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, फ्रैक्शन मेथड से भी आप बना सकते हो। अच्छा इस 12% का मतलब हो गया 12% का मतलब हो गया 3/25, ठीक है ना, कैसे, तो 12/100 करिएगा, कटाइएगा 4 से, तो 3 बार में 4 से 25 यानी 3/25, यानी 25 से 3 जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए 15% का मतलब हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, यानी कि 20 से 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 3 23 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए 0 25 दूना 50 500, ठीक है ना, यहां पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 28 गुणे 23 करके बताइए, ठीक है ना, 8 3 के 24 का 4, 8 3 के 24 का 4, हाथ में 2, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 22 दो 24 का 4 और 2 दूना 4 4, अच्छा 600, तो ये बताइए कितना का इंक्रीज है, तो 144 का इंक्रीज है, 144 का इंक्रीज कितना पे बाबू 500 पे, तो ये कटा दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, तो ये भाग लगाइएगा तो यहां पर इस मेथड 44/5 आया है, इस मेथड से भी सॉल्व करिएगा तो 28.8% मेरा उत्तर हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। देखिए बनाने के लिए सब है, लेकिन बनाने के लिए सारा मेथड है, लेकिन जब कभी भी इजी डाटा हो 12% 15% इजी डेटा है, तो इस केस में बेहतर क्या है कि फॉर्मूला का आप यूज करें। ऐसे बनाने के लिए तीनों मेथड काम करेगा। बात आ रही है समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। अच्छा एक बात को समझिएगा, देखिए फाउंडेशन बैच जो है, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच जो हम लोग का ये चल रहा है, ठीक है ना, ये फाउंडेशन बैच जो हम लोग का चल रहा है, इसमें आप किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिए, आप दिल्ली के टीचर, ठीक है ना, पटना के टीचर, दिल्ली पटना साथ में कहीं से, ठीक है ना, कहीं से अगर आप कंपैरिजन करिएगा कंपैरिजन, तो आपको सबसे बेस्ट मिलने वाला है, सबसे बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना, मिलने वाला है, सबसे बेस्ट मिलने वाला है आप
ठीक है ना। और एक बात को समझिए ध्यान से, फाउंडेशन बैच में सबसे कहीं से कंपैरिजन करिए, सबसे बेस्ट मिलने वाला है कम फी में बेहतरीन 2020 में ऐसा चांसेज है, ठीक है ना, चांसेज है, ऐसा चांसेज है कि 2020 में ऑफलाइन क्लास आपका नहीं होगा, ऑफलाइन क्लास 2020 में नहीं होगा, ऐसा चांसेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ कोचिंग में होता है। और एक बार कोचिंग में गवर्नमेंट अलाउ कर देगी ना, तो समझिए कि बीमारी कितना तेजी से फैलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ना ही आप लोग सेफ है, ना ही हम ही सेफ है, ठीक है ना। तो बेहतर ऑप्शन, ठीक है ना, नेक्स्ट बैच जो फाउंडेशन का होगा ना, फाउंडेशन, ठीक है ना, उसका जो फी होगा, नेक्स्ट बैच फाउंडेशन का फी हम लोग का 1499 रुपीज होगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट बैच फाउंडेशन का होगा ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो उसका जो फी होगा कितना रुपया होगा, 1499 रुपया होगा। क्योंकि ये वाला बैच जो है ना, इसमें अब हम लोग 5 से 7 दिन में एडमिशन क्लोज करेंगे, ठीक है ना। 5 to 7 डेज में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। एडमिशन हम लोग एडमिशन क्लोज करेंगे इसमें, इस बैच में। और जो अगला बैच होगा, नेक्स्ट बैच फाउंडेशन जो होगा, उसका फी 1499 हो जाएगा, और इंग्लिश का 999 और रीजनिंग का 999 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों बैच के लिए, और ये 5 से 7 दिन में इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए 5-7 दिन में अगर आपके कांटेक्ट में कोई बचा हुआ है जो चाहता है कि ये पुराना वाला बैच में पढ़े, ठीक है ना, तो इस बैच में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो 5-7 दिन में एडमिशन करवा दीजिए। नेक्स्ट बैच अगले महीना में आएगा, जिसका फी इतना होगा, ठीक है ना। कहिएगा लोग कि बहुत प्रचार कर दिया। अच्छा, प्रचार नहीं, ये जरूरी का चीज है, क्योंकि इस बैच में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अरे हम लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को बनाइए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बनाइए, ठीक है ना, इसको बनाइए, ठीक है, इसको बनाइए और आंसर दीजिए फटाफट। % से Q का वैल्यू 30%, R का वैल्यू कितना है 37:1/2% के दर से इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीज करता है। अच्छा, डेटा कैसा है, कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शन मेथड। कौन सा यूज करेंगे बाबू, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना, कर लीजिए। तो PQR के मान में बोल रहा है, PQR के मान में, तो P का मान देखिए ना, P का मान 20% का मतलब 5 से 6। अरे 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, तो 5 से 6। 30% का मतलब Q का मान 30% का मतलब 10 से 13। 30% माने 3/10, 10 से 13, ठीक है ना। उसी वजह से ये 37.5%। R का मान 37.5 का मतलब यहाँ 3 बटा कितना होता है 8, तो यानी कि 8 पे 3 बढ़ेगा 11 हो जाएगा। अब सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, करके देख लीजिए। 8 × 5 = 40, तो ये जो PQR का मान है 8 × 5 = 40, 40 0 400। यहाँ पे देखिए ना, 13 × 6 = 78, 78 में 11 से गुणा करना है। अच्छा, 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, 7 8 15 का 5, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ना, यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है बाबू, तो इंक्रीज है 258 का इंक्रीज, बटा में कितना 400, बटा में 400, गुणे कितना कर दीजिए 100, ये कटा दीजिए 4 4 6 का 24, ठीक है ना। 4 6 का 24, 1 पर 4 4 4 का 16, 2 4 5 20। इतना तो आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है ना। देखिए ना, इतना आंसर आ रहा है, आप लोग का कितना आ रहा है एक बार कमेंट करके बताइए आंसर। मेरा आ रहा 64.5%। एक बार कमेंट करके बताइए कितना। 114.5 आ रहा है। डी कैसे बाबू, 11 6, 1 मिनट, 7 से यहाँ पे 8 होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे गलती कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर 8 होगा, अगर यहाँ पे 8 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। अब देखिए, तो यानी कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब 4 एकम कितना 4, 4 एकम 4, 16 4 चौका 16 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है ना। यानी इतना परसेंट मेरा आंसर हो जाएगा 114.5
5%, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो ये फिलहाल मेरा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। सुनिए ना, यहां पर देखिए, पहला वर्ष में 15%, दूसरा वर्ष में 20% इजी डेटा। अच्छा, अगर इजी डेटा है तो इजी डेटा के केस में तीनों मेथड लगाएं कि फार्मूला बनने के लिए किसी भी मेथड से बन सकता है, लेकिन सबसे बेटर क्या होगा, फार्मूला लगाना। तो फार्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बाई कितना जी 100, ये फार्मूला लगा लीजिए। 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20, 20 अब बटा में कितना कर दीजिए 100, ये 0 15 दूना 30, 3 35 3 38। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है लगता है। अच्छा, ये 15% की कमी बोल रहा है। 15% की कमी का मतलब -15, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। तो 20 में से 15 गया 5, माइनस 15 दूना 30, 3, यानी कि आ गया 2%। अच्छा, ये 2% आया प्लस में, इस प्लस का मतलब इंक्रीज, प्लस का मतलब आंसर प्लस में आया कि माइनस में, तो आंसर आया प्लस में। अच्छा, प्लस का मतलब डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा, तो मेरा 2% इंक्रीज है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बनाइए, तो बना दीजिएगा इसको बनाइए। तो प्लस 15, उसके बाद से 20% की कमी होती है, -20 प्लस 15 गुणे -20 अब बटा में कितना जी 100 कट गया, -5 माइनस 15 दूना 30 अब बटा 10 -3, यानी कि -8%। -8% का मतलब 8% डिक्रीज हो गया, 8% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक थिएटर कंपनी के मालिक ने टिकट के मूल्य में 25% की कमी कर दी, ठीक है ना। दर्शकों की संख्या में 50% की, दर्शकों की संख्या में 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। टिकट की बिक्री से प्राप्त आय निकाली। अच्छा सुनिए, टिकट से जो आय होगा, आई इक्वल टू होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, मूल्य गुणे आय बराबर मूल्य गुणे टिकट का प्राइस गुणे दर्शक, ठीक है ना। आय का मतलब इनकम, तो जो इनकम हो जाएगा इज इक्वल टू प्राइस, टिकट का प्राइस क्या है, गुणे क्या हम बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, व्यूअर्स, ठीक है ना। प्राइस गुणे व्यूअर्स, ठीक है ना, व्यूअर्स से टिकट आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो प्राइस का वैल्यू बोल रहा है, मूल्य में 25% की कमी, 25% का मतलब 1/25% का मतलब 1/5 की कमी, या -25। उसके बाद से ध्यान दीजिए, दर्शकों की संख्या में 50% की वृद्धि, तो +50 -25 गुणे 50 अब बटा में कितना हो गया बाबू 100 हो गया, तो 50 से जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। 50 में से 25 गया 25 हो गया, माइनस ये हो गया 12.5, ठीक है ना। 12.5 का मतलब हो गया 12.5% हो गया, 12.5% आंसर हो जाएगा। तो 12.5% इंक्रीज हम ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे 1/5 की कमी, आप व्यूअर्स की संख्या में 50 ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे 1/5 की कमी, आप व्यूअर्स की संख्या में 50% की वृद्धि माने 1/2 की वृद्धि। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, जो प्राइस है, प्राइस जो है ना 5 से 4 हो गया। पहले 5 रुपया एक टिकट का मूल्य था, पहले अगर एक टिकट का मूल्य 5 रुपया था, तब 4 रुपया हो गया। और जो व्यूअर्स है, पहले व्यूअर्स जो है ना, पहले 2 व्यूअर्स था, तब एक बढ़ गया, 3 व्यूअर्स हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसको समझिए आप लोग। देखिए, पहले जब एक टिकट का मूल्य 5 रुपया था, तो 2 दर्शक देखने जाते थे। जब एक टिकट का मूल्य 5 रुपया था, तो 2 दर्शक जाते थे, तो 5 दूना 10, यानी कि इनकम जो होगा, इनकम बराबर 10 रुपया का इनकम हो गया। अच्छा, अब बताइए, अब एक टिकट का मूल्य घट गया, 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, और किसी भी चीज का प्राइस अगर घटता है, किसी भी चीज का अगर प्राइस घटता है ना, तो दर्शकों की संख्या क्या होता है, बढ़ गया। तो यानी 3 चौका कितना हो गया, 12। अच्छा बताइए, पहले उस थिएटर का इनकम कितना था, 10, अब थिएटर का इनकम कितना है,
का इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज है, 2 का इंक्रीज कितना पर 10 पर 1/10 जानते हैं 10%। तो अगर आपसे 2/10 का वैल्यू पूछा जाएगा तो 20% हो जाएगा, तो 20 कहीं गड़बड़ हो गया क्या यार? या 12:30 यहाँ कहीं गड़बड़ी कर दी है लगता है। सुनिए फिर शुरू से देखिए, तो इसको इस वाले मेथड को शुरू से देखिए आप लोग। क्या था यहाँ पर 25% की कमी। अच्छा 25% का मतलब 1/4 होता है प्राइस। हाँ गलत यहीं पे हुआ था, यहीं पे गलत हुआ था। जो प्राइस है ना पहले 4 रुपया था, एक टिकट का प्राइस 4 रुपया था, तो अब कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। अच्छा दर्शकों की संख्या ध्यान दीजिए, दर्शकों की संख्या जो है, दर्शकों की संख्या 50% वृद्धि हो गई। तो वृद्धि का मतलब 1/2 यानी 2 दर्शक से कितने दर्शक हो गए? 3 दर्शक। अब ध्यान दीजिए, आज देखिएगा। अच्छा एक टिकट का दाम 4 रुपया, तो 2 दर्शक जाएंगे, 2 टिकट खरीदेंगे, 1 से 4 रुपया, 2 से 8 रुपया। 8 रुपया हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए 1 से 3 रुपया, तो 3 से कितना जी? 9 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, कितना का इंक्रीज? एक का कितने पर? 8 पर। और 1/8 का मतलब हो गया 12.5% का इंक्रीज। तो ऐसे बनाएंगे। पिछला बार जो है ना हम ये वाला डाटा गलत ले लिए थे, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। चलिए अब देखिए सभी लोग, और ये क्वेश्चन अब देखना है सभी लोगों को। देखिए ना यहाँ पर, अच्छा ये जो है ना x³ y³ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला ना मल्टीप्लीकेशन के केस में लगता है। मल्टीप्लीकेशन के केस में लगता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, तो ये वाला फॉर्मूला लगा था। अब दो चीज हो, दो हो तो ठीक है ना, 2 हो तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। बाकी 6 के केस में, 3 + 3 6 के केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा? 25%, x का मान 25% मान 1/4, और y का जो मान है 20% की कमी का मतलब 1 कितना जी? 5, ठीक है ना। कमी का मतलब माइनस। अब पहला वाला बोल रहा है क्या जी? 25% की वृद्धि माने कितना? प्लस, ठीक है ना। अच्छा x का मान 4 से हो गया, x का मान 4 से 1 बढ़ेगा, कितना हो गया? 5। और y का जो मान है 5 पर 1 घटेगा, कितना हो गया? 4। अच्छा बताइए x³ लेना है, यहाँ क्यूब लेना है तो क्यूब, अब वहां पे y³ लेना है तो y³, तो यहाँ क्यूब। अच्छा रेशियो। अच्छा एक बात बताइए, इधर आएगा 4³ इधर 4³ कैंसिल, इधर 5³ कैंसिल, यानी x³ y³ का वैल्यू इधर है 1, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 1 × 1 1। तो एक बात बताइए 1 से 1 चेंज की अनचेंज, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो गया? 1, यानी अनचेंज्ड। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर डी है, नो चेंज। गुरुजी वेरी गुड। प्रदीप बोल रहे हैं नो चेंज, दीपक यादव नो चेंज, ठीक है। ममता शर्मा नो चेंज, ठीक है। दीपक यादव वेरी गुड। आगे बढ़ जाए सर। आप, मुझे विश्वास है कि आप बना सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसको भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये तो अभी किए हम लोग, अगला क्वेश्चन इसको देखिए आप 148, इसको बनाइए कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है।
कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, ठीक है ना? सॉरी, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, तो जल्दी से बनाइए और फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए एक बात को समझिएगा, रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। जो रेलवे फेयर है, ये फेयर जो है ना समानुपाती माने प्रोपोर्शनल है, और उसके द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के समानुपाती है। ट्रेन फेयर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस, ये फेयर ऐसा लिखा हुआ है। द फेयर टू कवर 64 किलोमीटर इज 26 रुपया। द एक्सपेंडिचर ऑन फेयर इज इंक्रीज बाई 30%। यानी फेयर में बोल रहा है क्या चीज, 30% फेयर में कमी किया गया। इसमें जो है 30% की कमी की गई, ठीक है ना? कमी नहीं, वृद्धि की गई, वृद्धि कर दी गई। और वो कितने परसेंट अधिक दूरी तय की जा सकती है? दूरी कितने परसेंट अधिक दूरी तय की जा सकती है? तो क्वेश्चन डिस्टेंस में पूछ रहा है, तो अगर डिस्टेंस में पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, कंसेप्ट ये है कि अगर डिस्टेंस में पूछे तो जिसमें भी परिवर्तन पूछे, जिसमें भी इफेक्ट पूछे, उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी इस डिस्टेंस के लिए क्या पता होना चाहिए? तो इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए बाबू। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला हम पता करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। अगर स्क्वायरिंग करिएगा बाबू आप लोग, ठीक है ना? अगर स्क्वायरिंग करिएगा तो यानी एफ स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो है ना उसको इक्वल में लिख देते हैं, के इंटू डी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस 1/k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक बात को समझिएगा, ये है, इसको हटा दीजिए, कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट जो ये लाइन दिया है ना, एक बात को समझिएगा, ये लाइन जो दिया है ना कि 64 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा 26 रुपया है, तो यहाँ पे 64 किलोमीटर है, यहाँ 26 का स्क्वायर रखिएगा तो के का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन चूंकि के से कोई मतलब नहीं है, हम आपको समझाए थे कि के कांस्टेंट, और कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तो इसलिए ये वाला लाइन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए लाइन से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना? और डिस्टेंस में, अच्छा, फेयर एक दो बार, ये जो है 2 बार आया है, तो यानी जो 30% है फेयर में जो ये 30% दिया हुआ है इंक्रीज, ये एफ स्क्वायर है, फेयर स्क्वायर है, तो ये 2 बार फॉर्मूला में 30 + 30, अब प्लस हो जाएगा 30 × 30। अच्छा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सॉल्व करिएगा तो 69% मेरा उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा कि 30% का मतलब 3/10, यानी एफ स्क्वायर का वैल्यू 10 स्क्वायर से 13 स्क्वायर, तो डिस्टेंस बराबर एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर का वैल्यू 100 से 169, और अगर 100 से 169 है तो बताइए कितना का इंक्रीज है बाबू, 69 का। अच्छा, ये 69 का कितना पर है, 100 पे, तो इसलिए मेरा 69% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। भाड़ा, भाड़ा माने फेयर, तो फेयर जो है ना उसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी माने डिस्टेंस के वर्गमूल माने स्क्वायर रूट के समानुपाती माने प्रोपोर्शनल है। यहां से F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के डी लिख सकते हैं, के स्क्वायर रूट डी लिख सकते हैं। स्क्वायर करिएगा तो F स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं के स्क्वायर डी लिख सकते हैं। चूंकि डी निकालना है तो डी बराबर लिख सकते हैं 1 बाई के स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई नहीं मतलब है। अच्छा इसमें दिया है 30%, तो ये 30% कितना बार, 30% का मतलब 3/10, तो एफ स्क्वायर माने 10 से 13, 10 स्क्वायर से 13 स्क्वायर, 100 से 169, तो यानी 69% मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। या 30% दो बार तो 30 प्लस 30, अब प्लस 30 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना 100 सॉल्व कर दीजिएगा तो 69% आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए। पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक एवरेज अंक वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक से 20% कम है। 20% कम है, 20% माने 1/5 कम है, तो 5 से कितना हुआ 4। ये क्या चीज है, एवरेज है, ठीक है ना। एवरेज एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज। उसके बाद क्या लिख रहा है, एक्स के पास तो ये एक्स है और ये है वीके सर के पास, ठीक है ना। वीके सर और ये एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुल अंक वीके सर के पास से पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुल अंक से 20% अधिक है। कुल अंक माने टोटल मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स है, ये आपका एवरेज मार्क्स है। ये जो है ना टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स है कितना से कितना ज्यादा, तो 20% अधिक है। 20% का मतलब 5 से हो गया आपका 6 हो गया, 20% अधिक है 5 से 6। वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स के पास पढ़ने वाले संख्या। तो सुनिए ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है एवरेज बराबर टोटल मार्क्स, एवरेज बराबर टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, क्या ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। अब एक बात को समझिएगा, आपको क्या निकालना है, वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एवरेज से भाग दीजिएगा ना, यानी टोटल मार्क्स डिवाइड बाई क्या करिएगा, एवरेज करिएगा। टोटल मार्क्स डिवाइड बाई एवरेज कर दीजिएगा। तो यानी कि यहां पर हम लिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए आप लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या करना है, टोटल मार्क्स में एवरेज से भाग लगाना है। तो टोटल मार्क्स 5 है, इस 5 में एवरेज से भाग लगाइएगा तो 5/5 हो जाएगा रेशियो। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, टोटल में एवरेज से भाग देना है। टोटल मार्क्स कितना है 6, और 6 में एवरेज कितना है 4 से भाग देना है। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 3 ये हो जाएगा, तो रेशियो बनाइएगा तो 2 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या लिख रहा है, वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स के पास पढ़ने वाले
विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, एक बात समझिएगा। यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पूछ रहा है। अगर इंक्रीज पूछता तो हम बताते कि भाई के सर के पास 2 स्टूडेंट, तो एक्स के पास 3 स्टूडेंट, तो यानी एक का इंक्रीज 2 पर तो हम बोलते हैं 50%। अगर इंक्रीज पूछता तो 50% बताते, लेकिन इंक्रीज नहीं। देखिए क्या पूछ रहा है, वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स के पास पढ़ने वालों का कितना परसेंट है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देख लीजिए वीके सर वाला कौन है, पहला वाला वीके सर का है, ठीक है ना। तो वीके सर का पहला वाला है, तो देखिएगा जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखिए, तो 2 को ऊपर, और जिसके तुलना में, किसके तुलना में, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, किसका, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। तो एक्स के पास 3 विद्यार्थी, तो बटा में 3, और आप जानते हैं कि 1/3 होता है 33.33%, अरे होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 66.66%। तो मेरा आंसर इसका सही हो जाएगा। और एक बार इसको आराम से देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए फटाफट आप लोग, ठीक है ना। इसको बनाइए, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। इसको बनाइए, बोल रहे हैं कि एक बार और सर, नंद किशोर पहले वाला क्वेश्चन क्या इसमें बताएं, बताइए। देखिए तो इसमें सिंपल बोल रहा है कि एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत वीके सर के पास पढ़ने वाले औसत से, किससे, वीके सर के पास विद्यार्थी पढ़ने वाले से 20% माने 1/5 ज्यादा है वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के औसत से। तो यानी वीके सर के पास, अगर वीके सर के पास अगर 5 है, तो एक्स के पास, वीके सर के पास अगर 5 है, तो एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 1/5 कम है, यानी कि एक्स का 4 है, कम है माने 5 पे कम 4 है, ये एवरेज हो गया, ठीक है ना, एवरेज। उसके बाद से एवरेज मार्क्स, एम का मतलब मार्क्स, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए टोटल, यहाँ पर हम लिख रहे हैं टोटल मार्क्स, ठीक है ना, टोटल मार्क्स लिख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल मार्क्स पे आते हैं हम लोग। एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुल अंक वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कुल अंक से 20% अधिक है, ठीक है ना। तो कुल अंक, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कुल अंक वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों से 20% माने 1/5, किससे, वीके सर से, जिससे तुलना होता है, जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे, तो वीके सर का 5 टोटल मार्क्स, तो एक्स के पास 5 से 1 ज्यादा, यानी कितना है, 6 है। अच्छा अब एक बात बताइए, एवरेज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, बताइए ना जल्दी, कमेंट करिए, एवरेज बराबर क्या होता है जी। टोटल मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग का टारगेट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना टारगेट है। वीके सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हम लिखते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू लिखेंगे टोटल मार्क्स, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। अरे लिखेंगे तो टोटल मार्क्स देख लीजिए आप लोग, टोटल मार्क्स देखिए तो यहां पर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ
स्टूडेंट में सबसे पहले ऊपर टोटल मार्क्स रखिए, तो टोटल मार्क्स 5 अपॉन, अच्छा एवरेज बराबर कितना है, ये 5 है रेशियो, यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर कितना है 6, टोटल मार्क्स 6, एवरेज रख दीजिए, तो एवरेज यहाँ पर देखिए कितना है 4 है, तो 4 रख दीजिए, हटा दीजिए, 3 से गया 2 बार में, अनुपात निकालिएगा तो 2:3। उसके बाद से लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है यार, ये सब क्वेश्चन बताने लायक है। ठीक है, सर के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना, 2, इसके तुलना में एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, एक्स के पास पढ़ने वाले विद्यार्थी 3 है, तो बटा में 3, और इसका वैल्यू होता है 66.66% होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है बाबू, प्रियस का वजन 75 केजी है, 75 केजी है प्रियस का वजन, 75 केजी, बीमार पड़ जाता है और तब उसका वजन 20% कम हो जाता है। अच्छा 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 1/5, यानी 5 से कितना हो जाता है 4। उसके बाद देखिए पुनः 25% बढ़ जाता है, ठीक होता है, बीमार कम हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन पुनः 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 माने 4 से कितना हो जाता है 5 हो जाता है। उसके बाद देखिए वह पुनः बीमार पड़ जाता है, उसका वजन पुनः 15 केजी कम हो जाता है। अच्छा अभी तक इतना हुआ, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका मतलब है कि शुरू में जितना था सब कैंसिल होगा। इसका मतलब है शुरू में जितना केजी था, कितना केजी था 75 केजी, तो अभी भी 75 केजी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 केजी कम हो जाता है, तो 75 केजी से 15 केजी कम हो जाएगा तो 60 केजी हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, प्रारंभिक वजन प्राप्त करने हेतु उसे अपने वजन को कितने % बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रारंभिक, अच्छा प्रारंभिक कितना था 75, कितना हो चुका है 60, यानी कितना हो चुका है 60। अब प्रारंभिक के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 से 75 करना पड़ेगा। अरे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 बढ़ाना पड़ेगा। अब 15 कितना पर 60 पर, तो ये कटेगा तो 1/4, और 1/4 का मतलब कितना % हो जाएगा बाबू, तो 25% आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये आंसर है। एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए एकदम आसान है यार, किस तरह देख लीजिए। शुरू में 75 केजी है, बीमार पड़ जाता है तब उसका वजन 20% कम हो जाता है, 1/5 कम हो जाता है, तो 5 से कितना हो जाता है 4, 5 से 4 हो जाता है। उसके बाद बीमारी ठीक हो जाने के बाद उसका वजन 25% बढ़ जाता है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है ना, तो यानी 4 से कितना हो जाता है 5। उसके बाद देखिए ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने का मतलब अभी भी कितना केजी है 75 केजी है, ठीक है ना, 75 केजी है। उसके बाद फिर बोल रहा है उसका वजन पुनः 15 केजी कम हो जाता है, तो 15 केजी का मतलब कितना हो गया 60 केजी हो गया। प्रारंभिक वजन प्राप्त करने, तो अच्छा अभी कितना हो चुका है, तो अभी कितना हो चुका है 60, यहां पे ध्यान दीजिए, अभी कितना हो चुका है, तो अभी 60 केजी है। प्रारंभिक वजन प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कितना है 75 केजी, तो 75 केजी प्राप्त करने के लिए उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 केजी बढ़ाना पड़ेगा। ये 15 बढ़ाना पड़ेगा कितना पर 60 पर, घटाइएगा तो 1/4, 1/4 का मतलब 25%, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। और आइए आज का अगला क्वेश्चन ये है, और
और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए, कमेंट करिए फटाफट और आंसर दीजिए, कमेंट करिए और आंसर दीजिए। x is proportional to y square, x is proportional to y square, x proportional to 1 बटा z, और इसको अगर सॉल्व करिएगा तो x हो जाएगा प्रोपोर्शनल y स्क्वायर बटा कितना z, x बराबर प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल में बदलेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा y स्क्वायर बटा z। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई z, तो x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर बाई z हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गए आप लोग। अब इसके आगे देखिएगा, y के मान में 20%, y का मान 20% अधिक हो, x के मान में कितने परसेंट का परिवर्तन, इस x के मान में परिवर्तन पूछ रहा है। सबसे पहले इससे मतलब नहीं है, x के मान इसमें परिवर्तन पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, तो हम y और z का लेके चलेंगे। अच्छा, y में 20% अधिक माने 5 से कितना हो गया 6, y का मान। अच्छा, y स्क्वायर है तो यहाँ 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर। उसके बाद देखिए z का मान 25% कम हो जाता है, 25% माने 1/4 कम, तो 4 से कितना हो जाएगा 3, ये z है। अब ध्यान दीजिए, आपको x का मतलब क्या है, y स्क्वायर अपॉन z, तो 25 अब बटा कितना जी 4, और यहाँ पे देखिए 36, 6 स्क्वायर 36/3 हो गया, ठीक है ना। इसके आगे देखिएगा तो ये 3 से जाएगा 12 बार में, ठीक है ना, तो 25 हो गया, अब 12 चौक 48 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना का इंक्रीज है, 23 का इंक्रीज है। अच्छा, 23 का इंक्रीज कितना पर है, 25 पर है, 25 पर है, गुणे कितना कर दीजिए 100, 25 से जाएगा 4 बार में, 23 होगा 92%, यानी कि 92% मेरा आंसर है। अच्छा, ये भी 2 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 92%, 92 और डी है नन, 3 नन है, 2 ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है। आपको जो हम पीडीएफ, जो एग्जाम मंत्रा पर पीडीएफ अपलोड किया है ना, उस पीडीएफ में है, ठीक है ना। तो आपका आंसर बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, 92% आंसर हो जाएगा। भाई किसी को इसमें डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार रिवीजन करिएगा। अच्छा सुनिए, अब जो कल का क्लास है ना, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अब आप लोग, जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, सारा क्लास, ठीक है ना, सारा क्लास इंपॉर्टेंट ही है, सारा क्लास इंपॉर्टेंट होगा, सारा क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा क्लास वेरी इंपॉर्टेंट